कल हम लोग 12वीं कक्षा के पहले जो चैप्टर है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ कमेंट्स आए हैं जिनसे लगता है कि जो मेहनत किया गया है वो थोड़ा कामयाब हो रहा है, परंतु फिर भी आप छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन होगा कि आप लगातार कमेंट के रूप में मुझे ये बताते रहेंगे कि जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं, या इसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इससे आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें निश्चित तौर पर आपकी बातों को ध्यान रखते हुए सुधार की कोशिश की जाएगी। तो आज हम वक्त बिना गवाए दूसरे वीडियो की ओर। आज जो हम महत्वपूर्ण रूप से इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लानिंग के विषय में पढ़ेंगे, और दूसरा उस समय की सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर से एक बार आपको यह बता दूं कि यह जो चैप्टर है इसमें आपको दो मुख्य बातों को समझना है। इस चैप्टर को लिखने का उद्देश्य यही है, एक तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देना, दूसरा पुरातत्व के माध्यम से हम इतिहास का निर्माण कैसे करते हैं। आप इसके हर एक बिंदु में देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर इतिहास का निर्माण कैसे होता है, और उस आधार पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे जान पाते हैं। ये पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है। तो आप इसके मुख्य थीम को एकदम बिल्कुल पकड़े रखिए कि हमको एक पुरातत्वविद की तरह कैसे जानना है, कैसे सोचना है, कैसे एक पुरातत्वविद इतिहास का निर्माण कर लेता है जो जिस कालखंड में वो नहीं था, जो वो पुरातत्व का जो विद्वान है वो नहीं था, फिर भी कैसे उस बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। पुरातत्व विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, या इतिहास का ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन। हम जो आज जानते हैं और इतिहास की खोज में हम उस कालखंड की तरफ चले जाते हैं जहां हमें कोई जानकारी नहीं होती है। तो आखिर हम उस कालखंड के विषय में कैसे जानते हैं। तो इस ज्ञात से अज्ञात को अज्ञात की ओर कहने का अर्थ ये हुआ कि जो वस्तुएं हमें पुरातत्व के रूप में प्राप्त होती हैं उन वस्तुओं की समानता आज वर्तमान में जिनके बारे में हमें जानकारी होती है उससे हम उसकी समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उसकी सिमिलरिटीज ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप अपने किताब में पढ़ेंगे, आपको मैं बार बार यह सलाह दूंगा, आप निश्चित रूप से अपना बुक पढ़िए। आप अपने जब किताब में देखेंगे आपको एक तस्वीर दिखाई देगी, उसमें एक पत्थर मिला हुआ है और उस पत्थर की समानता, सिमिलरिटीज जो पुरातत्वविद हैं उन लोगों ने आज के जो घरों में मसाले वगैरह पीसने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं पत्थर, उनसे वो सिमिलरिटीज की गई है। तो आज जो हम जानते हैं उस आधार पर हम उस समय की वस्तुओं की समानता ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग की तरफ। आप इसमें देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में अगर हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या है, तो हम बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली, टाउन प्लानिंग का जो सिस्टम है उनका, वो उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा अगर कल का वीडियो आपके ख्याल में होगा तो और भी कई विशेषताएं हैं। जैसे आप ये एक क्वेश्चन भी आता है बिहार बोर्ड में कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप इस एक पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा अगर कल का वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने एक जगह आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो शांति प्रिय सभ्यता है, यानी वहाँ के लोग लड़ाकू नहीं थे। तो ये आप जब वीडियो सुने तो इन सब बातों पर भी गौर करें। आफ्टर ऑल आपको परीक्षाएं भी देनी है, और परीक्षाओं में जब आप आंसर करते हैं तो हर एक बातें किताब में स्पष्टतः लिखी हुई नहीं होती हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा
कि आप कैसे उस क्वेश्चन के आंसर को पिक करते हैं। तो ये देखिए एक दूसरी ये विशेषता है हड़प्पा सभ्यता का, वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली। एक दूसरा सवाल आता है और वो ये सवाल आता है कि सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं और हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, दोनों अलग अलग सवाल हैं। उसमें हमको पूरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लिखेंगे और इसमें हम सिर्फ नगर नियोजन के बारे में बात करेंगे दूसरे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली है उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आपको इसमें 5 पॉइंट करके दिया हुआ है। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता का कोई भी नगर जो है, चाहे वो कहीं भी हो, कितनी भी दूरी पर हो एक दूसरे से, हम देखते हैं कि सारे नगर वो 2 भागों में बटे हुए हैं। ये 2 भाग में कैसे बटे हुए हैं आगे हम आपको इसी वीडियो में अभी जस्ट पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से जो दोनों भाग अलग अलग बटे हुए होते हैं वो दोनों ही भाग असल में दीवारों से घिरे हुए होते हैं। इसमें जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाए गए होते हैं वो बिल्डिंग्स जो हैं वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने हुए होते हैं। यानी पहले एक चबूतरा बना दिया जाता है और उसके बाद उस चबूतरे के ऊपर कोई भी मकान या जो भी अन्य कोई भवन है उनका निर्माण किया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी तरह से चौथी विशेषता ये हुई कि वहाँ की जो बस्तियाँ हैं उनका पहले नियोजन किया जाता था। नियोजन कहने का मतलब पहले प्लान्ड किया जाता था, सड़कें कहाँ होंगी, आवास कहाँ बनेंगे, अन्य कोई आवास जो जरूरी है, जैसे आगे हम लोग देखेंगे अनाज के भंडार वगैरह, ये कहाँ पर बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले इनका तो पहले नियोजन होता था, पहले प्लानिंग होती थी और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का काम होता था। आज भी आप देखते हैं घर वगैरह बनाने के पहले लोग ये नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हमको किचन कहाँ चाहिए, बेडरूम कहाँ चाहिए, सीढ़ी कहाँ चाहिए। तो ये पहले प्लानिंग होती थी, देन उसके बाद वहाँ पर टाउन्स बनाए जाते थे। एक महत्वपूर्ण विशेषता, और ये आप सिंधु सभ्यता की विशेषता में भी लिख सकते हैं, कि वहाँ पर एक निश्चित अनुपात के ईंटों का प्रयोग भवन बनाने में किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आज से 5000 साल पहले भी लोग ऐसी ईंटों का प्रयोग करते थे जो एक दूसरे से लगभग, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये लगभग आपको 450 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी वहाँ दोनों जगहों पे जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उनके आकार, दैट मीन्स उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो बिल्कुल ही बराबर है। तो ये अपने आप में एक निश्चित अनुपात के ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और तो और वहाँ पर पक्की ईंटों के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ वहाँ के नगर नियोजन प्रणाली के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अब अगर हम नगर नियोजन प्रणाली को समझने का प्रयास करें, और भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे, तो वहाँ की बस्तियाँ, बस्ती दैट मीन्स सेटलमेंट, जहाँ पे आवास वगैरह बनाए जाते थे, तो उन बस्तियों की क्या विशेषता होती थी। देखिए सबसे पहले तो जो बस्तियाँ या सेटलमेंट होते थे वो 2 भाग में बटे हुए होते थे, 2 भाग में बटे होते थे, और उसमें दोनों के अलग अलग जो पुरातत्वविद हैं उन लोगों ने उन्हें नाम दिए हैं। एक भाग को दुर्ग कहा गया, दूसरे भाग को निचला शहर कहा गया। आप आगे देखेंगे, आपको मैं इसी वीडियो में तस्वीर के माध्यम से इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ एक बात का आप ध्यान देंगे, जो CBSE स्टूडेंट होंगे उनके लिए जगह जगह जहाँ ज़रूरत मुझे समझ में आई, मैंने उन वर्ड्स के अंग्रेजी भी लिख दिए हैं ताकि उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। और बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर पर इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। आप जब कुछ मुख्य जो शब्द होते हैं उनके अगर अंग्रेजी जानते हैं तो ये आपकी जानकारी में 4 चांद लगा देते हैं। तो आप निश्चित तौर पर इन शब्दों का ध्यान रखेंगे। तो बस्तियाँ जो होती थी वो 2 भाग में बटी होती थी, एक दुर्ग, दूसरा निचला शहर। अब इन दोनों के बारे में देखें, दुर्ग कैसा होता था, निचला शहर कैसा होता था। तो दुर्ग के बारे में देखिए, सबसे पहली बात, आकार में छोटा होता था, यानी निचला शहर जो होता था उससे आकार में दुर्ग का आकार जो होता था वो छोटा होता था। दुर्ग की दूसरी विशेषता, ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर ये बने होते थे, यानी पहले कच्ची चबूतरे बनाए जाते थे ईंटों के, और उसके बाद उस पर दुर्ग का निर्माण होता था। क्योंकि ये चबूतरे पर बने होते थे, इस कारण जो निचला शहर होता था उनसे ये कहीं ना कहीं ऊंचाई पर होते थे। फिर दुर्ग जो था उनको दीवारों से घेर दिया जाता था,
क्यों घेर दिया जाता था? क्योंकि उन्हें निचले शहर से अलग थलग कर दिया जाता था। जैसे हम आगे देखेंगे कि दोनों ही जो बस्तियां होती थी, दुर्ग और निचला शहर, दोनों ही दीवारों से घिरे हुए होते थे। लेकिन दीवारों से घेर कर असल में करते क्या थे, ये दोनों एक सेपरेट सेटलमेंट्स हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग जो है वो मुख्य रूप से जो शासक वर्ग हुआ करता था सिंधु सभ्यता का, इस पे आगे हम लोग डिबेट करेंगे, जो शासक वर्ग हुआ करता था शायद उनके आवास दुर्ग में रहे हों, और तो और वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण भवन जैसे अन्नागार, अन्नागार कहने का मतलब ग्रेनरी, जहाँ पर हम अनाज का भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये आपको दुर्ग की विशेषताएं हो गई। निचला शहर, इसकी विशेषता क्या है, ये आकार में बड़ा होता था, और चूंकि ये दुर्ग चबूतरे में बना होता था, जाहिर सी बात है निचला शहर क्या होगा, उससे नीचे होता था। अब यदि दुर्ग शासक वर्ग के आवास दुर्ग में होते थे, तो निचले शहर में किसके आवास मुख्य रूप से पाए जाते थे? तो जो सामान्य वर्ग थे उनके जो आवास होते थे वो मुख्यतः निचले शहर में बने होते थे। तो ये वहाँ के सेटलमेंट्स, जो बस्तियां हैं, उनकी विशेषताएं हैं। अब इनको हम अगर तस्वीरों के माध्यम से समझने का प्रयास करें, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मोहनजोदड़ो, चूंकि वैसे हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला जो शहर है वो है हड़प्पा, जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, और मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई की गई राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ये दोनों आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो स्थल है वो हमको आज बहुत ही बुरी हालत में प्राप्त हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो अवशेष थे भवनों वगैरह के, तो वहाँ के ईंटें वगैरह को लोगों ने अपने इस्तेमाल, निजी इस्तेमाल के लिए उसको हटा लिए, ले लिए, इसलिए वहाँ के जो अवशेष हैं वो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। परंतु मोहनजोदड़ो में जो अवशेष मिले हैं वो एक अच्छी अवस्था में प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस चैप्टर में नगर प्रणाली जो है उसके बारे में बताने के लिए मोहनजोदड़ो शहर का ही उदाहरण लिया गया है, ताकि आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो शहर का एक चित्र है। ये एक 3D टाइप से बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, देखिए ये इलाका जो है, ये इलाका, ये दुर्ग इलाका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस दुर्ग इलाके में ये दीवार से ये घेरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे दीवार से इसको घेर दिए गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये दीवार से घिरा हुआ है। उसी तरह से ये जो इलाका है ये निचला शहर है। इस निचले शहर में सामान्य लोगों की बस्तियां, ये भी जो आपको बस्ती दिखाई दे रही है, यानी निचला शहर जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये भी दीवारों से घिरी हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो शहर था ये दो भागों में बटा हुआ है। ये कच्चे चबूतरे में बना हुआ ऊंचा हिस्सा, ये नीचे बना हुआ है, ये आपको निचला शहर है। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात का आप ध्यान देंगे कि मुख्य रूप से ये जो प्लानिंग है वो हमको हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी शहरों में इसी तरह की प्लानिंग देखने को मिलती है। और इसमें एक बात का और भी आप ध्यान रखेंगे, निचला शहर अमूमन पूरब दिशा की ओर है और जो दुर्ग है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। तो ये आपका एक टाउन प्लानिंग हो गया। इसमें आप जैसे कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन भी है, जैसे कि धौलावीरा और लोथल, ये दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पूरे के पूरे शहर को ही किलेबंद कर दिया गया। किलेबंद कहने का मतलब उन्हें दीवारों से घेर दिया गया है। और वहाँ पर कुछ ऐसे भी स्थल हैं उन शहरों में, जैसे धौलावीरा और लोथल में, जिन शहरों को अलग से घेर कर उनको बाकी जो बस्ती है उससे अलग कर दिया गया है। तो ये कहीं कहीं की एक अपनी अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, परंतु मोटे तौर पर अभी तक जो हम नगर नियोजन प्रणाली समझ पा रहे हैं और बस्तियों की संरचना को जो समझ पा रहे हैं, इसमें यही है
कि दुर्ग है, निचला शहर है, दुर्ग ऊंचा होता है, निचला शहर नीचे बना हुआ है, क्योंकि दुर्ग चबूतरे पर बनाए गए हैं। दुर्ग शासक वर्गों के लिए है, कुछ महत्वपूर्ण भवन जैसे कि अन्नागार वहाँ पर हमें मिलते हैं। निचला शहर ये मुख्य रूप से सामान्य लोगों के आवास के लिए बने हुए हैं और दोनों ही दीवारों से घेर दिए गए हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये दुर्ग की अपनी एक अलग विशेषता है। आप दुर्ग का एक अलग से इसमें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे हम लोग अभी जस्ट देखेंगे, ये जो क्षेत्र है ये आपका विशाल अन्नागार का क्षेत्र है। यहाँ पर एक टॉम्ब है, स्तूप, पुरातत्वविदों ने इसे स्तूप नाम दिया है। यहाँ पर आपको ग्रेनरीज है। तो ये कुछ आप वहाँ पर जो दुर्ग की संरचनाएं हैं वहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से हड़प्पा की जो नगर नियोजन प्रणाली है, टाउन प्लानिंग का जो सिस्टम है, उसकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, वो है नाली। क्योंकि सिंधु सभ्यता में नाली की जो व्यवस्था है वह तत्कालीन समय में, तत्कालीन दैट मीन्स कंटेम्परेरी टाइम में, जो उस समय विश्व के अन्य हिस्सों में जो सभ्यताएं थीं, जैसे कि मेसोपोटामिया या नील नदी की सभ्यता या चाइना में वांगहो नदी की सभ्यता, ये जो सभ्यताएं थीं वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जैसी नाली होने का हमें साक्ष्य नहीं मिला है। यानी ये इतनी बेहतरीन नाली की व्यवस्था है कि उस समय की तो बात ही छोड़ दें, आज भी उस तरह की नाली की व्यवस्था हमें बहुत ही कम जगहों पर दिखाई देती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट ये होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह निश्चित रूप से सफाई पसंद लोग थे, इसलिए वहाँ की नाली की व्यवस्था अपने आप में एक अनूठी विशेषता है। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। तो नाली के बारे में चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले नाली और गली के साथ नाली का निर्माण कर दिया जाता था और उसके बाद गली के दोनों तरफ अगल बगल आवासों का निर्माण होता था। आप पहले ही देख चुके हैं कि पहले प्लानिंग होती थी, उसके बाद किसी भी तरह की संरचना का निर्माण किया जाता था। और प्रत्येक घर की जो नाली होती थी वह गली की जो मुख्य नाली होती थी उससे जुड़ी होती थी। ये व्यवस्था आप आज भी देख सकते हैं। घरों से नालियाँ निकलती हैं छोटी छोटी और जाकर बड़े नाले में या जो गांव में या शहरों में जो बड़ी नालियाँ होती हैं उसमें जाके मिल जाती हैं। और तो और न सिर्फ उन लोगों ने नालियाँ बनाई बल्कि उनकी साफ सफाई की हमेशा उचित व्यवस्था की गई। आप उस समय जो नालियाँ बनती थी उसमें बीच बीच में गड्ढे कर दिए जाते थे ताकि जो कूड़ा कचरा बहकर आता है वो उस गड्ढे में गिर जाए और बाद में वो कुछ दिन के बाद उन्हें उस गड्ढे से कुछ कूड़े कचरे को निकाल दिया जाता था, जिससे नालियाँ हमेशा स्मूथली बहती रहें और वो कहीं भी गंदगी जमा न होने पाए। तो साफ सफाई की उनकी जो व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी। उसी तरह से नाली जो थी आज वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। आज तो हमको गांव वगैरह में बहुत जगह ऐसे भी आपको दिखाई दे जाएंगे जहां अभी भी नालियां पक्की ईंटों की नहीं बनी है, परंतु उस समय नालियां जो बनी होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। इसीलिए कई पुरातत्वविदों का मानना है, जैसे अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि दुनिया में इस तरह की कहीं भी नाली की प्राचीन सभ्यताओं में व्यवस्था नहीं देखी गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से नाली को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक नाली का, ये देखिए एक नाली है। आप देख सकते हैं ये ईंटों से बनी हुई है। ये गली है एक, आप इसको देखिए ये एक गली है। गली के दोनों तरफ आपको मकान के ये आपको कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से अगर नाली को आप समझना चाहें, देखिए अगर ये कोई आवास रहा होगा तो यहाँ से देखिए एक नाली निकल रही है और आकर ये गली की मुख्य नाली में मिल जा रही है। ये देखिए ये ईंटों से ढकी हुई नालियाँ हैं जो आकर मुख्य नाली में मिल रही हैं। तो कहने का मतलब नाली की जो व्यवस्था है वो सुपर्ब है। इससे बेहतरीन नाली की व्यवस्था हम नहीं देख पाते हैं अभी तक कहीं भी किसी भी प्राचीन सभ्यता में। नाली के साथ साथ सड़कें भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सड़कें वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण कहने का मतलब वो इस तरह से एक दूसरे को काटती थी और इस तरीके से काटते काटते असल में होता क्या था कि ये एक ग्रिड की तरह बन जाते थे। ये एक ग्रिड की तरह बन जाते थे ऐसे जाली नुमा। तो ये इस तरह की पद्धति अपनाई गई थी वहाँ पर सड़कों की। सड़कें वहाँ पर काफ़ी चौड़ी होती थी। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क के किनारे किनारे, ये सड़क के किनारे किनारे आपको मकान बने हुए हैं। यहाँ भी आप एक सड़क का विहंगम दृश्य देख सकते हैं
और ये देखिए दोनों तरफ आपको ये मकान बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं। और तो और इस सड़क के किनारे आप नाली को भी देख सकते हैं। उसी तरह से अगर भवन की बात की जाए, भवन यानी जो आज के मकान हैं, आवास, देखिए उनके जो भवन हैं, आज अगर आप गांव में घूमें, खासकर हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार के अगर गाँव में आप घूमें तो यहाँ के जो भवन है, अभी भी जो गांव के जो पुराने टाइप के जो मकान बने हुए हैं, लगभग उसी तरीके का मकान सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है। जैसे वहाँ पे बीच में आंगन होता था और आंगन के किनारे किनारे कमरे बने होते थे। ये आज भी ग्रामीण भवनों की विशेषता है। भवन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उसमें निजता एवं गोपनीयता, प्राइवेसी का बहुत ही ध्यान रखा जाता था, ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति घर के अंदर ताक झांक न कर सके, न देख सके कि लोग क्या कर रहे हैं। और तो और इस प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरे होते थे, उन कमरों की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। ये अभी भी इस कुछ इलाकों की विशेषता है। फर्श जो होते थे ईंटों के बने होते थे और प्रत्येक भवन जो होता था उसमें एक स्नानागार होता था। आप ध्यान रखेंगे सिंधु सभ्यता वाले लोग सफाई पसंद थे, बहुत ही अच्छी सफाई व्यवस्था उनकी थी। कुछ भवन ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें कुएं होने के साक्ष्य मिले हैं और ऐसा माना भी जाता है कि कुएं ऐसे जगह बनाए जाते थे जहाँ कोई राहगीर आकर अगर उसे प्यास वगैरह लगी हो तो पानी ही पी सके। ये देखिए एक घर का आपको चित्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुआं है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये ऊपर आने के लिए। ये बीच में आपका आंगन का क्षेत्र है, ये आंगन का क्षेत्र है। इसके किनारे किनारे आपको कमरे बने हुए हैं, इसके किनारे किनारे ये कमरे बने हुए हैं। तो ये वहाँ के भवन की कुछ विशेषताएं हैं। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो क्षेत्र के बारे में चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, और मोहनजोदड़ो में एक जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है वो संरचना है विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। ये जो संरचना है ये सिंधु सभ्यता की भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर इसके बारे में ये अलग से आपको सवाल आते हैं, 2 नंबर के भी सवाल आते हैं वहाँ विशाल स्नानागार की का वर्णन करें, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया, विशेष विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में पाया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये स्नानागार जो है, असल में आजकल आप जो टीवी या फिल्मों में देखते होंगे स्विमिंग पूल, कुछ उसी तरह का बना हुआ। ये किस चीज़ का बना हुआ है तो देखिए ये ईंटों का बना हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचा गहराई जो है आप यहाँ पर इसको नोट करके रखेंगे, ये हो सकता है MCQ पूछ दे। और तो और इसका जो फर्श था यानी जो स्नानागार का जो निचला हिस्सा था जहाँ पानी भरा हुआ था वो भी ईंटों का बना हुआ था। आगे हम लोग इसको तस्वीर में समझने का प्रयास करेंगे। इसका आकार जो था वो आयताकार था, रेक्टेंगल था और चारों तरफ से ये एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय जो था वो उत्तरी और दक्षिणी सिरे से तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ, जलाशय कहने का तो जहाँ पे पानी वाला जो हिस्सा था उसमें उत्तर साइड से और दक्षिण हिस्से से नीचे यानी पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसको भी हम लोग तस्वीर में भी जस्ट समझने का प्रयास करेंगे। इसके 3 किनारों पर कुछ कमरे भी बने हुए थे। उस कमरे में एक में आपको कुआं बना हुआ था और एक किनारे में स्नान घर अलग से बने हुए थे। हो सकता है वो निजता को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों वगैरह के लिए बनाया गया हो। इस स्नानागार के बारे में जो विद्वान है उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो स्नानागार बनाया गया था वो कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था, यानी कोई धर्म कर्म के लिए या किसी खास तिथि या मौके पर एक साथ सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया होगा। आज भी आप देखते हैं गंगा नहाने का हमारे यहाँ रिवाज है। कई धार्मिक मकर संक्रांति वगैरह ऐसे कुछ आपको पर्व त्यौहार हैं जिसमें लोग नदियों वगैरह में जाकर स्नान करते हैं। तो नहाने का हमारे यहाँ एक निश्चित रूप से धार्मिक प्रयोजन है। कुछ ऐसी विशेष तिथियाँ हैं जिसमें गंगा या अन्य नदियों में नहाने को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसी आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो बनाया गया होगा स्नानागार ये कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित होगा। इसका एक चित्र समझने का प्रयास किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका मोहनजोदड़ो का असल स्नानागार का ये आपका फोटो है।
चित्र है और ये एक बनाने का प्रयास किया गया जिससे बातें आपको समझ में आए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कुछ कमरे बने हुए हैं, ये आपको सीढ़ी बनी हुई है, ये जलाशय वाला क्षेत्र है जिसमें आप सीढ़ी से नीचे उतर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो चित्र है इसमें आप देखिए इसके जो फर्श हैं ईंटों से बने हुए हैं, दोनों साइड में आपको गलियारे हैं। ये कुछ निश्चित रूप से कमरे होंगे जो अब भग्नावशेष के रूप में ही शेष रह गए हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये वहाँ के टाउन प्लानिंग की बातें हुई। आप टाउन प्लानिंग में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इतिहास याद मत कीजिए, समझिए। आप समझकर और अपनी भाषा शक्ति थोड़ा बढ़ाएं, किताब पढ़ने की आदत डालें, इससे आपके शब्द बढ़ेंगे। जब शब्द बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप आसानी से अगर आपको वो बातें समझ में आ रही हैं तो आप उसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो थोड़ा किताब पढ़ने की आदत डालिए और थोड़ा लिखने की आदत डालिए। मेरे वीडियो में जो बातें लिखी हो गई होती हैं वो एक तरह से आप उसे नोट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक आप इसको देखिए, अब यहाँ पर आपको विशाल स्नानागार, इसमें कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, इतना आपके आंसर के लिए काफ़ी है। उसी तरह से अगर वहाँ के भवन के बारे में बात करें तो ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपके आंसर के लिए काफ़ी हैं। तो आप लिखने का ही प्रयास करें। आपके पास बुक हो ना हो तो ज़रूर खरीदिए, बुक ज़रूर रखिए, वो आपका साथी है। मैं बिना बुक वाले लोगों को बोलता हूँ वो ऐसे योद्धा हैं जिनके पास हथियार नहीं है। तो बिना हथियार के आप युद्ध के मैदान में मत उतरिए, अपने हथियार सही और व्यवस्थित तरीके से रखिए, किताब ज़रूर रखिए। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग